नमस्कार बच्चों, 8वीं कक्षा के हिंदी विषय में आज हमारा टॉपिक है व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। जैसा हम जानते हैं कि सृष्टि के सभी जीवों में केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान मिला है, अर्थात सभी जीवों में केवल मनुष्य ही अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण विचारों के आदान प्रदान के बिना मनुष्य का काम नहीं चलता। तो इन सब बातों को, इन सब भावों को समझने के लिए या व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लिया गया है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलते समय हमारे मुख से जो सार्थक ध्वनियाँ निकलती हैं, उनसे हम अपने भावों को या विचारों को प्रकट करते हैं। उसी को भाषा का नाम दिया जाता है। तो हम भाषा की परिभाषा जानेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और जानने के साधन को भाषा कहते हैं। तो भाषा के दो रूप हैं। मनुष्य दो प्रकार से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, बोलकर और लिखकर। जो बोलकर है उसे हम कहेंगे मौखिक भाषा, और जो लिखकर है उसे हम कहेंगे लिखित भाषा। भाषा का मूल रूप तो मौखिक ही है। सबसे पहले मनुष्य ने बोलना सीखा, लेकिन धीरे धीरे भाषा का लिखित रूप विकसित हुआ। अब लिखित रूप की क्या विशेषता है? लिखित रूप के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद है बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। इसे बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। जब कोई भाषा छोटे रूप में बोली जाती है, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, उसे हम बोली कहते हैं। और जब वही बोली साहित्य, जब उस बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो उसे हम उपभाषा कहते हैं, जैसे अवधी, ब्रिजभाषा आदि। अर्थात बोली का क्षेत्र छोटा होता है, लेकिन जब उसी बोली में क्षेत्र बड़ा हो जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लग जाती है, तो वो उपभाषा कहलाती है। उसके बाद है लिपि। भाषा की जो मूल ध्वनियाँ हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं, सार्थक ध्वनियाँ जिनका कोई अर्थ निकलता है, उसको तो हम भाषा में लेते हैं, लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको हम ध्वनि मानते हैं। जैसे पशु पक्षी भी कुछ ना कुछ ध्वनि निकालते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। छोटा बच्चा होता है जैसे घर में, वो भी छोटे छोटे ध्वनियाँ निकालता है, उनका भी अर्थ नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो अनेक ध्वनियों उनको जोड़ के छोटे छोटे शब्द बनाता है, फिर वाक्य बनाता है और उनका अर्थ समझ में आता है। तो भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं, और इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जब हम अपनी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी है, उसकी लिपि देवनागरी है, हिंदी और संस्कृत की। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, और उर्दू की लिपि फारसी है। अब उसके बाद हम जानेंगे मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा जिसमें बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा जो भाषा सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। मान लो किसी परिवार में उसकी माँ गुजराती भाषा बोलती है, तो वो बच्चा भी गुजराती सीखता है। अगर वो पंजाबी बोलती है तो वो पंजाबी सीखता है। तो अपने माँ तथा परिवार द्वारा जो भाषा सीखी जाती है, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग
देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ऐसी भाषा जिसको देश के अधिकतर व्यक्ति बोलते हैं, जैसे हिंदी है, वो हमारे देश में अधिकतर व्यक्तियों द्वारा बोली और समझी जाती है, तो हिंदी हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है। उसके बाद आता है राजभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी कार्यालयों में जो भाषा प्रयोग की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी को भी राजभाषा घोषित किया गया है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन हिंदी को राजभाषा घोषित की गई थी। उसके बाद है संपर्क भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे आप देखेंगे हर स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जम्मू कश्मीर के लोग अलग भाषा बोलते हैं। अगर हम आसाम की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ लोग अलग भाषा बोलते हैं। अगर हम दक्षिण भारत में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी तमिल, मलयालम, तेलुगु इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन ऐसी भाषा जो लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है उसको हम कहते हैं संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा के रूप में जैसे हिंदी भाषा है, तो ये हमारी संपर्क भाषा है, क्योंकि हिंदी के द्वारा हम आपस में संपर्क स्थापित करते हैं। तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है और संपर्क भाषा भी है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। संविधान द्वारा अनेक भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, बंगाली है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है इत्यादि अनेक भाषाएं, लगभग 22 भाषाएं संविधान द्वारा स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा दूसरे देशों में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। चीनी है और जापानी भाषा है। रूस के लोग अलग भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। उसके बाद है व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा हमें यह पता चलता है कि भाषा का शुद्ध रूप कौन सा है और भाषा को शुद्ध रूप से कैसे प्रयोग करना है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा मिलता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, जिसमें वर्णों के आकार और उच्चारण के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार, जिसमें शब्दों के बारे में विस्तृत विचार किया जाता है। और उसके बाद है वाक्य विचार, जिसमें वाक्यों के बारे में विस्तृत विचार किया जाता है। तो बेटा हमने व्याकरण के बारे में, भाषा के बारे में, लिपि बोली के बारे में जाना। हमने भाषा, उपभाषा और बोली में भी अंतर समझा। इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन लिखवाए हुए हैं नोटबुक में। मैंने आपको उसकी पिक भी भेजी थी। आई होप आपने वो उतार भी लिए होंगे। तो इसमें जो आपको अब समझ नहीं आएगा, मैं जब आपकी लाइव क्लास लूँगी तो आप इसमें जो आपको जहाँ से समझ नहीं आया उसको हम क्लियर करेंगे। और अब आप इसको वीडियो को देखेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और बाकी का जो काम है, इस लेसन का जो बाकी का बचा हुआ काम है, वो आपको मैं पिक भेज दूँगी और आप उसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए।